हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं भैया, एग्जिट पोल को आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और रंग दिखाना शुरू हो गया है। तो देखते हैं कौन रंग दिखा रहा है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पता है कांग्रेस ने INDI बनाया, इसलिए तो उसे पता था कि अगर ये नहीं बनाया ना तो हमारा तो पूरी ऐसी बेइज्जती होनी है, ऐसी बेइज्जती होनी है। बेइज्जती तो अभी भी हो रही है पर इससे भी बुरी बेइज्जती हुई होनी थी। इनको कोई वोट मिलने नहीं थे, कोई सीट होनी नहीं थी। गिनती की 2-3 सीटें जीती होती इन्होंने रो पिट के। तो चलो वीडियो शुरू करें। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट आ रही है भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की स्टोरी को लेकर। दरअसल अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी को पिछले कल क्रॉस कर दिया है और वो भारत और उसी के साथ में पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। गौतम अडानी की टोटल नेटवर्थ हो गई है $111 बिलियन, जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $109 बिलियन है। वहीं पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में गौतम अडानी सर अब 11वें नंबर के ऊपर आ गए हैं। यानी दुनिया भर में उनसे अमीर केवल 10 लोग हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ में ये उछाल रिसेंटली इसलिए आया है क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस इस साल 2024 में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश की कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनीज भी शामिल है। ऐसे में मार्केट में कंपनीज के स्टॉक्स एक बार फिर से काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। और अगर कल यानी कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्चुअल में बनती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक और भी तेजी से ऊपर जाएंगे और हो सकता है कि इस साल के एंड तक गौतम अडानी सर वापस से दुनिया के टॉप 3 अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और जर्मनी को लेकर। दुनिया के बाकी कई देशों में इस समय इस साल इलेक्शंस हो रहे हैं और कई देशों में इलेक्शंस के दौरान वहां पर काफी वायलेंस देखने को मिली है। कहीं पर कैंडिडेट्स को किडनैप किया जा रहा है तो कहीं पर असैसिनेट। लेकिन भारत के अंदर लोकसभा इलेक्शंस बहुत ही स्मूथली पूरे हुए हैं। भारत की पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी सक्सेसफुल वोटिंग के ऊपर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कमेंट किया है और कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सफलतापूर्ण इलेक्शंस के लिए भारत के लोगों को बधाई। हम भारत के साथ अपनी कॉपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने के लिए भारत की नई सरकार के साथ काम करने के लिए भारत के पड़ोसी देश मालदीव्स और इजराइल को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि मालदीव्स में 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है और नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू मालदीव्स को और भी कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते पिछले कल मालदीव्स की सरकार ने अपने देश में इजराइल के लोगों को बैन कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास इजराइल का पासपोर्ट होगा अब वो मालदीव्स में एंटर नहीं हो सकता है। मालदीव्स की सरकार का कहना है कि वो फलस्तीन के साथ सहानुभूति रखते हैं और जो इजराइल गाजा में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है उसी के चलते वो ये स्टेप उठा रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार इजराइल से कितने लोग हर साल मालदीव्स आते हैं और मालदीव्स की इकोनॉमी वो तो पूरी टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो फिर मालदीव्स इंडिया भी नहीं आ रहा, इजराइल को तुम कर दो। आर्थिक नुकसान क्यों करवा रहा है? तो इसके पीछे का कारण है कि इजराइल से मालदीव्स आने वाले टूरिस्ट की संख्या बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। साल के केवल 10 से 11 हजार इजरायली मालदीव्स आते हैं, जबकि पिछले साल मालदीव्स में टोटल 18,70,500 टूरिस्ट आए थे। यानी टोटल टूरिस्ट में इजराइल के मालदीव वाले 0.5 दिमाग जो खराब हुआ पड़ा और ये लोग नहीं आ सकते, क्या कर रहे हैं? ऐसे में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने अपने आप को फलस्तीन का हमदर्द दिखाते हुए फैसला किया है क्योंकि इससे मालदीव्स की सरकार को कोई ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल स्कोरिंग इससे बहुत ही बड़ी होगी। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के लॉ मेकर सरदुल अहमद खान ने भारत के मणिपुर स्टेट में हो रहे दंगे फसाद और वायलेंस के ऊपर कमेंट करते हुए इसको अमेरिका के साथ लिंक किया है और कहा है कि ये जो मणिपुर में वायलेंस हो रही है इसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की भी कोई साजिश है। उन्होंने कहा कि मणिपुर क्लैशेस इस पूरे रीजन के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। यानी इस रीजन के सभी देशों को अब बांग्लादेश जब कुछ ज्यादा ही एंटी अमेरिका बोल रहा है फैल सकती है। उसको तकलीफ है ना अमेरिका होगा। यानी कि अमेरिका म्यांमार की कुकी चीन प्रोविंस का इस्तेमाल करके साउथ एशिया में एंटर होना चाहता है। म्यांमार का जो कुकी और चीन प्रोविंस है उसकी बाउंड्री भारत के मणिपुर के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी लगती है और यहाँ पर बांग्लादेश के लॉ मेकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर में तो वायलेंस स्टार्ट हो गई है, नेक्स्ट नंबर बांग्लादेश का लग सकता है और जो म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर रीजन है वहाँ पर भी मणिपुर की तरह वायलेंस स्टार्ट हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश के लॉ मेकर यहाँ पर जो क्लेम कर रहे हैं कि मणिपुर वायलेंस में अमेरिका का लिंक हो सकता है, आप इस थ्योरी के ऊपर
आज के डेट में कितना विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है या फिर अमेरिका की कोई भूमिका होगी? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और क्यूबा को लेकर। सबसे पहले तो आप मैप के ऊपर देखेंगे क्यूबा की लोकेशन क्या है। अमेरिका और मैक्सिको के ठीक राइट साइड के ऊपर ये एक आइलैंड नेशन क्यूबा है। क्यूबा के ऊपर आज की डेट में ह्यूमन राइट्स और लेस डेमोक्रेटिक होने के नाम के ऊपर अमेरिका समेत कई देशों ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ऊपर से इस देश की अर्थव्यवस्था भी खस्ता चल रही है और समय समय पर यह देश फ्लड्स का भी काफी शिकार होता है। इसी वजह से यहाँ पर क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीजेस काफी तेजी से फैल रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ना के बराबर है और मेडिसिन परचेज करने के लिए ना ही सरकार के पास एप्रोप्रिएट फंड्स हैं, ना ही लोगों के पास। क्यूबा की सरकार लगातार WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया के बाकी देशों से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी देश इनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। मगर पिछले कल क्यूबा की मदद के लिए भारत सामने आ गया है। दरअसल पिछले कल भारत की सरकार ने क्यूबा को 90 टन मेड इन इंडिया APIs भेजी हैं। इन सारी APIs का इस्तेमाल क्यूबा में किस तरह की मेडिसिन, टेबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स और इंजेक्शंस बनाने में किया जाएगा। अब क्योंकि फिनिश्ड मेडिसिन और ड्रग्स बनाने में काफी ज्यादा खर्च आता है, इसलिए हो सकता है कि भारत सरकार ने क्यूबा को सीधा APIs ही भेज दी हैं। और APIs भी वैसे ऑलमोस्ट फिनिश्ड ही होती हैं, उनको बस मिक्स करना होता है। अब क्यूबा की सरकार ये 90 टन APIs अपने वहाँ पर कुछ कंपनीज को दे देगी, जो फिर वहाँ पर फिनिश्ड मेडिसिन की प्रोडक्शन करके सरकार को देगी। भारत की सरकार ने ये सारी APIs फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं और इसको भारत की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड बोला है। भारत सरकार ने कहा है कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है और उसी का कर्तव्य निभा रहा है। आज की 6th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के कमांडर मुफ्ती जीशान की अननोन गनमैन के साथ अपॉइंटमेंट सेट हो गई थी, जिन्होंने मुफ्ती जीशान को इस दुनिया से मुक्ति दिलाई और बदतरीनों के पास पहुंचा दिया है। पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अननोन गनमैन कौन थे और कहां से आए और कहां गायब हो गए। थैंक यू बोलो उन्हें, बल्कि अभी तक कोई सबूत नहीं है। वैसे हमारी तरफ से सैल्यूट है अननोन गनमैन को, जो एक एक करके भारत के दुश्मनों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब एमिरेट से। दरअसल मुस्लिम कंट्रीज में क्या होता है कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुरान को लेकर कई सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। लोगों को कुछ पैसे चार्ज करके उनको कुरान की टीचिंग्स एक्सप्लेन की जाती है और समझाया जाता है कि वो कौन सी चीजों का ध्यान रखने से अच्छे मुसलमान बन पाएंगे। जिस तरह से भारत में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कोचिंग होती है, ठीक वैसे ही UAE और कई सारे मुस्लिम देशों में ऑनलाइन कुरान की टीचिंग्स पढ़ाई जाती हैं। अब UAE में क्या हो रहा था कि पिछले कुछ सालों में इस तरह से ऑनलाइन कुरान के कोर्सेज करवाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी और पिछले कल इन्हीं के ऊपर क्रैकडाउन करते हुए UAE ने भी इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी है और कहा है कि अगर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या टीचर को ऑनलाइन कुरान की टीचिंग्स को पढ़ाना है तो सबसे पहले उनको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन कुरान को लेकर टीचिंग्स दे सकेंगे। UAE का कहना है कि उन्होंने ये रूल इसलिए लाया है ताकि वो ये सुनिश्चित करेंगी इन सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुरान की सही टीचिंग्स लोगों तक पहुंचे। ये नहीं हो कि जिसका जो मन करे वो अपना एक मीनिंग निकालकर कुरान समझाने लग जाए। अनक्वालिफाइड और ऐसे रिलीजियस टीचर्स जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वो UAE के अंदर वहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करके कुरान के कोर्सेज बेचकर अपने मुताबिक कुरान की टीचिंग्स दे रहे थे। UAE की सरकार का कहना है कि लाइसेंस से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन टीचर्स की जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन अब इस फैसले को लेकर UAE के कई कट्टरपंथी सरकार के स्टेप को कह रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतों को कंट्रोल करने के लिए UAE की सरकार ने स्टेप अपने देश को बचा रहे हैं। आ रही है भारत में टोल चार्जेस को लेकर। दरअसल पिछले कल इलेक्शंस खत्म होने के ठीक एक दिन बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 1100 टोल प्लाजा के ऊपर टोल चार्जेस 3% से 5% के बीच में बढ़ा दिए हैं, जो कि 3 जून यानी आज से लागू होंगे। दरअसल टोल चार्जेस हर साल रिवाइज होते हैं और हर साल कुछ अमाउंट पे इनको बढ़ाया जाता है और इस साल के स्टार्टिंग में भी अप्रैल महीने में हर साल की तरह रिवाइज टोल चार्जेस लागू होने थे। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इलेक्शंस के चलते मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इस साल इलेक्शंस के बीच में उन्होंने नए टोल चार्जेस को लागू नहीं किया था, जो कि अब इलेक्शंस खत्म होने के बाद किए जा रहे हैं। ओपोजिशन पार्टीज का कहना है कि अभी तो बीजेपी ने सरकार भी नहीं बनाई है, लेकिन महंगाई पहले बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। आज की 9th अपडेट आ रही है नाइजीरिया और भारत को लेकर। दरअसल भारत में सक्सेसफुल इलेक्शंस को लेकर जर्मनी के साथ साथ नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ माइतामा ने भी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को बधाई दी है। रिजल्ट से पहले भारत को केवल 2 देशों से बधाई संदेश आया है, एक जर्मनी और दूसरा नाइजीरिया। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत में UPI पेमेंट्स को लेकर। अब क्योंकि पिछला महीना मई कंप्लीट हो गया है, तो जो भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने मई महीने का UPI का डेटा रिलीज कर दिया है। डेटा के मुताबिक मई महीने में भारत में 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई,
यानी कि 1404 करोड़ ट्रांजैक्शन। जबकि अगर उससे पिछले महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में $13.3 बिलियन यानी कि 1330 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी। वहीं पर जो इन ट्रांजैक्शन के लिए टॉप 3 यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुआ वो थे फोन पे, गूगल और पेटीएम। वैसे आप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इन तीनों में से कौन सी ऐप को यूज करते हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे अच्छी न्यूज जो पाकिस्तान की थी, फिर से अननोन क्लीन अप हो रहा है पाकिस्तान का। वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे बेवकूफो, तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम्हारे गंद साफ हो रहा है ताकि तुम्हारे लोग सेफ रहें। पता नहीं ये कैसी लोग हैं कि वो उन लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए सिरदर्दी हैं। तो वो तो देख के बड़े। और फिर दूसरा जो ये बता रहे थे यूएई में कि ऑनलाइन कुरान टीचिंग, उनको समझ में आ रहा है कि मेन प्रॉब्लम जड़ में क्या है, वो रिलीजन किस तरीके से मैनिपुलेट करके उसको लोगों को दिमाग खराब कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया कि लाइसेंस जो, तो मैं तो सदियों से बोल रहा हूँ कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस चाहिए होगा जिससे मेक श्योर करे कि वहाँ किस टाइप की पढ़ाई हो रही है। हर कोई बंदा उठ के, उन्होंने खुद ही बोला था कि बिना क्वालिफिकेशन के कोई भी रिलीजन पढ़ा रहा है वो अलाउड नहीं होगा। नहीं, और क्या पढ़ा रहा है क्या पता, बच्चों को पहले से ही ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं, क्या क्या करते हैं, किसके अगेंस्ट बोलने लग जाए, क्या कर रहे हैं। पता चल चुका था, काफी अच्छी उनको समझ आ गई है और वो अपने देश को जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भैया और ऐसा नजर आ रहा है कि बांग्लादेश बहुत ही एंटी यूएसए हो रहा है। बहुत हो रहा है क्योंकि पहले भी एक न्यूज़ लफड़ा हो रहा है कोई, तो उनको बहुत ही एंटी हो रहा है क्योंकि यूएसए ने कहा था उनके इलेक्शंस फेयर नहीं थे। तो वो बदला ले रहे हैं यूएसए पे, हर चीज एंटी यूएसए ही है। तो दो बांग्लादेश और यूएसए में चल रहा है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।